नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। शुरुआत करेंगे खबरों की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का पीएम मोदी ने दिया जवाब। लोकसभा में विपक्ष पर किया जोरदार प्रहार। कहा, तुम्हारे पैर के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। महंगाई से त्रस्त आम जन को रिजर्व बैंक ने दिया झटका। 0.25% बढ़ाई रेपो रेट। महंगी होगी आपकी ईएमआई। बजट तैयार करने में जुटे मुख्यमंत्री गहलोत। फाइनल होने के बाद गुरुवार को होगा फोटोशूट। 10 फरवरी को खुलेगा सीएम का पिटारा। बाड़मेर के बांद्रा गांव में मातम का माहौल। झोपड़े में लगी आग। 3 मासूम बच्चों की मौत। और राजस्थान की सबसे बड़ी आवाज बना फर्स्ट इंडिया न्यूज। दर्शकों ने चैनल को बनाया नंबर 1। टीआरपी में सिरमौर बनने पर चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दर्शकों का जताया आभार। और देखिए, रेलवे समेत कई विभागों के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें रिटायरमेंट के अंतिम दिन भी वेतन बढ़ोतरी का फायदा मिल सकेगा। केंद्र सरकार स्तर पर कर्मचारियों के हित में जल्द ही फैसला हो सकता है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। यदि सब कुछ सही रहा तो केंद्र सरकार जल्द ही दिसंबर और जून में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी सालाना वेतन बढ़ोतरी का फायदा दे सकती है। सूत्रों की माने तो इसकी घोषणा जल्द ही आम चुनाव से पहले की जाएगी। पिछले दिनों जेसीएम की बैठक हुई थी, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी ने एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा से कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है। दरअसल ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन यानी एआईआरएफ की ओर से कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के मुद्दे को लंबे समय से उठाया जा रहा है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की हर साल 1 जुलाई को वेतन बढ़ोतरी की जाती थी, लेकिन 7वें वेतन आयोग में इसे 1 जनवरी और 1 जुलाई कर दिया गया। ऐसे में जो कर्मचारी 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हो जाते हैं, उन्हें 1 साल की सेवा पूरी हो जाने के बाद भी वेतन बढ़ोतरी का फायदा नहीं दिया जाता, जिससे उन्हें रिटायरमेंट के समय होने वाले भुगतान और पेंशन में आर्थिक नुकसान होता है। 7वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि की तिथि 1 जनवरी और 1 जुलाई तय की है, यानी कि 1 वर्ष जिसका 1 जनवरी को होगा उसको वेतन वृद्धि मिलेगी, जिसका 1 जुलाई को होगा उसको वेतन वृद्धि मिलेगी। हकीकत में 1 साल उनका 30 जून और 31 दिसंबर को हो जाता है, लेकिन अगले दिन उसको वेतन वृद्धि देते हैं। तो हमने इस इशू को केंद्र सरकार के सामने लाने का काम किया, लेकिन उन्होंने इसको नहीं माना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और ज़माने भर के अपने अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं, उसके आधार पर हमने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू बेंच से भी सरकार हार गई तो इसको सभी कर्मचारियों पे लागू करने का काम करना चाहिए। और वो अभी हेक्टिक कंसिडरेशन में है। आज की तारीख में वो पेंशन मंत्रालय के पास जो हमारे जो डीओपीटी है उसके पास विचाराधीन है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इसके बारे में ज़रूर फैसला होगा। यूनियन की जीएलओ शाखा अध्यक्ष सुभाष पारिक ने बताया कि सरकार इस मामले की जांच कर रही है, जिसके बाद जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। उधर राजस्थान समेत कई राज्यों में कोर्ट ने ऐसे कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का लाभ देकर रिटायर करने का फैसला दिया है। इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देश भर के सभी कर्मचारियों पर लागू करने की मांग हो रही है। करीब 16 साल से ये समस्या चली आ रही है, जिसके समाधान से केंद्रीय और राज्य सरकार के 10% कर्मचारियों को लाभ मिल सकेगा। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। साल 2023 की पहली लोक अदालत शनिवार यानी 11 फरवरी को आयोजित की जाएगी। लोक अदालत को लेकर प्रदेश में 500 बेंचों का गठन किया गया है। इन बेंचों में सुनवाई के लिए 8 लाख से ज्यादा प्रकरण चिन्हित किए गए हैं। लोक अदालत के जरिए पक्षकारों के बीच आपसी रजामंदी से मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी रजामंदी से निस्तारित प्रकरणों की अपील भी नहीं होगी। इससे अदालतों में लंबित प्रकरणों की संख्या में कमी भी आएगी।
पक्षकार अपने प्रकरण रेफर कराने के लिए ऐप न्यायरो सारथी के जरिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति श्री MM श्रीवास्तव साहब के मार्गदर्शन में वर्ष 2023 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 11/2/2023 अर्थात शनिवार को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एवं जयपुर तथा प्रदेश के सभी न्यायालयों में किया जा रहा है। खबर जयपुर से है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक पर उनकी 55वीं पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति की ओर से 11 फरवरी को धानाक्या रेलवे स्टेशन पर यह आयोजन होगा। सुबह 9 बजे हवन और सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा और निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। कौशल विकास एवं स्वावलंबन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होंगे। साथ ही साथ शाम 4 बजे श्रद्धांजलि और विशेष व्याख्यान का आयोजन होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और विशिष्ट अतिथि सांसद घनश्याम तिवारी रहेंगे। अध्यक्षता प्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेवी सुमेर सिंह शेखावत करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 55वीं पुण्यतिथि को मना रहे हैं, उस कार्यक्रम की जानकारी देना। 11 फरवरी को साय 4 बजे विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया है, जिसमें भारत सरकार के रेलवे मंत्री अश्विनी जी वैष्णव मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के निर्देशानुसार प्रसिद्ध लोहागढ़ भरतपुर स्थित सुजानगंगा नहर के स्वरूप को निखारने की कवायद शुरू हो गई है, ताकि देश दुनिया के मानचित्र पर नहर को एक नई पहचान मिल सके। इसी को लेकर प्रमुख सचिव पर्यटन गायत्री राठौड़ ने सचिवालय में सुजानगंगा के विकास हेतु गठित मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुजानगंगा नहर के स्वरूप को निखारने की कार्य योजना के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नहर का जीर्णोद्धार, संरक्षण, सौंदर्यीकरण एवं अन्य विकास कार्य राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के माध्यम से करवाया जाएगा। बैठक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों ने सुजानगंगा नहर विकास, मोटवाल के जीर्णोद्धार के साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क के सुधार कार्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर भी सहमति दी है। करौली नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक में 110 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। बैठक में पार्षदों ने रोशनी, सफाई की बदहाल व्यवस्था, अतिक्रमण और पार्किंग को लेकर नाराजगी जताई। नगर परिषद कार्मिकों का नियमानुसार पदोन्नति और प्रत्येक वार्ड में 2-2 सफाई कर्मी लगाने का भी प्रस्ताव पास हुआ। बैठक में सभापति रसीदा खातून, आयुक्त नरसीलाल मीणा, मनोनीत पार्षद अमीनुद्दीन समेत कई पार्षद मौजूद रहे। वार्डों में विकास के लिए 10-10 लाख रुपए की सहमति बनी है। कोटा उत्तर नगर निगम की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष लव शर्मा के नेतृत्व में भाजपा पार्षदों ने निगम पर भेदभाव के आरोप लगाए। हंगामे के बीच भाजपा पार्षद संतोष बैरवा धरने पर बैठ गए और वहीं पार्षद सुनील शर्मा भी उनके साथ बैठ गए। इस बीच उप महापौर और धरनार्थी पार्षद के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आवारा श्वानों की समस्या और सफाई व्यवस्था पर हुए हंगामे के बीच वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का एकमात्र पार्षद भेदभाव निगम की तख्ती लेकर वेल में आ गया। हंगामे के बीच 687 करोड़ का उत्तर नगर निगम का बजट पारित किया गया। कांग्रेस के पार्षदों ने कहा कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा शहर के सभी वार्डों में विकास कार्य करवा रहे हैं। मंत्री धारीवाल कोटा को एक आधुनिक विकसित शहर बना रहे हैं। ये केवल एक कागजी और कार्रवाई कोरी बजट थी। यहाँ पर खाना पूर्ति की गई है। बहुमत के आधार पे सत्ता पक्ष ने विपक्ष के पार्षदों को आवाज़ दबाई गई है। सभी पार्षदों को अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया है। हम बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे उठाने चाहते थे, लेकिन बहुमत के आधार पर हमारे को अपनी बात उठाने का अवसर यहाँ पर दिया नहीं गया है। सभी पार्षद वहाँ बैठे थे, सबसे एक एक बात सुनी है और लिखी भी है हमने
कि उनकी क्या समस्या है वो भी हमने नोट करी है, उनकी समस्या का भी समाधान होगा। ऐसा नहीं, सभी पार्षदों की समस्या का समाधान होगा और नंबर 1 पे आने के लिए हम सबके सब प्रयास करेंगे। करौली के हिंडौन के काना हनुमानपाड़ा क्षेत्र में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव के बाद धारदार हथियारों से हमला कर दिया। वारदात में एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें हिंडौन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद शहर के पुराने बाजार में तनाव का माहौल है। वहीं एसडीएम, डीएसपी समेत 2 थानों का पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने पीड़ितों से घटना की जानकारी लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी यह है, पीड़ित देवांशु अपने घर के बाहर बैठा था और इस दौरान पुरानी कचहरी क्षेत्र से 3 बाइक सवारों ने पथराव कर दिया, जिससे एक बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने जब आरोपियों से पथराव नहीं करने के लिए कहा तो आरोपियों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमारी महिलाएं रोजाना बड़ी बाजार में दूध लेने जाती है जी, तो ये लड़के हैं 8-10 लड़के वहाँ खड़ा होकर कमेंटबाजी करते हैं। महिलाएं भी जाती है, बच्चियां भी जाती है। अब उन महिलाओं ने क्या किया, वो झगड़ा बढ़ने की डर से कुछ बताया नहीं हमें। कल हमारे मोहल्ले का एक बच्चा वहाँ दूध लेने गया था, कुछ महिला भी आ रही थी उधर से, उसने वो सुन लिया, उसने कुछ कहा उनसे तो उन्होंने उसको पीट दिया। ये आज से 4 दिन पहले ही घटना खराब है। तो वो लड़के आज दोबारा आ गए मोहल्ले में और धमकी देने लगे। और अब आपको लेकर चलते हैं चंबल नदी की सैर पर, जहां ढलती सर्दी में मगरमच्छ की साइटिंग बढ़ गई है और नदियों और नहरों के किनारे मगरमच्छ सुस्ताते और गुनगुनी धूप का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं और इनको देखकर लोग रोमांचित हो रहे हैं। संवाददाता भंवर एस चारण ने किशोर सागर तालाब का जायजा लिया है, दिखाते हैं आपको। कोटा चंबल की गोद में बसा हुआ शहर है और चंबल वो नदी है जो कि घड़ियालों और मगरमच्छों का एक तरह से घर मानी जाती है। आप कोटा में चंबल की दाएं और बाएं मुख्य नहर के आसपास भी अगर घूमेंगे तो आपको बड़ी आसानी से मगरमच्छ नज़र आ जाएंगे। हम फिलहाल कोटा के किशोर सागर तालाब के दाएं मुख्य नहर का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए इस जलराशि के बिल्कुल किनारे पर ये बीच में जो एक दीवार है जो कि नहर और किशोर सागर तालाब को अंदर अलग करती है अंदर से, आप देखिए वहाँ दीवार के ऊपर आपको मगर इस वक्त आराम करता हुआ नजर आएगा। जाहिर तौर पर धूप सेकता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए दूसरी तरफ अगर आगे मैं आपको लेकर चलूं तो इसी दीवार पर आगे की तरफ एक और मगरमच्छ है जो कि बिल्कुल तालाब के बीचों बीच में इस दीवार पर एक तरह से आराम फरमाता नज़र आ रहा है, धूप सेकता नज़र आ रहा है। और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको ये नज़ारे रोमांचित कर रहे हैं। कितना रोमांचकारी होता है इस तरह से मगरमच्छ को इतने नज़दीक से इतने खुले में देखना। बहुत अच्छा लगता है और जैसे कि बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो मतलब ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं चीज़ों को, अच्छा लगता है और बहुत आसानी से मिल जाते हैं यहाँ पे आराम से देखने को। आप तो बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो मगरमच्छ और चंबल नदी इनका क्या रिश्ता है? मैं तो एक्चुअली पहली बार ही आ रहा हूँ और ये शैलो वाटर में रहते हैं तो इनको यहाँ पे आराम से धूप भी मिल जाती है, किनारे पे आ जाते हैं, ईंटों के ऊपर दीवार के ऊपर आ जाते हैं, धूप सेक लेते हैं। तो देखिए बायोलॉजी के स्टूडेंट भी यहाँ पर आए हैं और देखिए ये परिवार के साथ लोग आए हैं यहाँ पे। मगरमच्छ देखा आपने? तो मगरमच्छ तो ऐसा जीव है जिससे जाहिर तौर पर बहुत डर लगता होगा। जी बिल्कुल, हाँ डर तो लगता ही है लेकिन इतनी दूर से क्या करेगा वो। आपने भी देखा मगरमच्छ? बिल्कुल देखा जी, और बहुत रोमांचकारी दृश्य यहाँ पे देख रहे हैं। चंबल नदी के साथ साथ में बाहर आया हुआ मगरमच्छ, बहुत रोमांचकारी दृश्य है ये। तो देखिए जो यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं, सैलानी आ रहे हैं, उनके लिए ये दृश्य बहुत रोमांचकारी है क्योंकि देखिए बमुश्किल कुछ ही मीटर की दूरी पर आपको आराम से यहाँ पर मगरमच्छ की साइटिंग हो जाएगी। और ये मगरमच्छ बेखौफ, आसपास ट्रैफिक निकल रहा है, पब्लिक निकल रही है, लेकिन जो ये दाईं मुख्य नहर बह रही है चंबल की, उसके ठीक आगे किशोर सागर तालाब की तरफ का दीवार का जो किनारा है वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं और मगरमच्छ की साइटिंग के ये नज़ारे सैलानियों को रोमांचित कर रहे हैं। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। वहीं भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार गुप्ता ने नाबालिग से रेप मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दोषी युवक को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 70,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। वहीं युवक ने सजा से बचने के लिए अरेस्ट होने के बाद पीड़िता से सगाई भी कर ली थी और कुछ ही महीनों बाद उसकी पीड़िता से शादी भी होने वाली थी, लेकिन न्यायालय ने रेप को घिनौना अपराध माना और युवक पर किसी प्रकार का कोई रहम नहीं दिखाया। उसे 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दिनांक 7/7/21 को गंगापुर थाने में पीड़िता के पिता ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसकी पुत्री नाबालिग को
अभियुक्त द्वारा फरार कर ले जाना तथा दुष्कर्म होना बताया। अनुसंधान जारी कर न्यायालय पोक्सो संख्या 2 में आरोप पत्र पेश किया, जिसमें उक्त 22 गवाह और 31 दस्तावेज पेश करके आज न्यायालय ने पोक्सो के अंतर्गत अभियुक्त सूरज माली को 20 साल का कठोर कारावास तथा 70,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अगली खबर जालोर से है। जालोर एसीबी की टीम ने सांकड़ में कार्रवाई करते हुए डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता विनोद कुमार को 4,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी ने ट्रांसफार्मर बदलने की एवज में 10,000 की रिश्वत मांगी थी। एएसपी महावीर सिंह के निर्देशों पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई की। टीम कल आरोपी को एसीबी कोर्ट में पेश करेगी। जालोर एसीबी टीम ने आज डिस्कॉम में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता विनोद कुमार को 4,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। उस पूरे मामले में एसीबी में शिकायत पहुंची और शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई कि ट्रांसफार्मर बदलने की एवज में कनिष्ठ अभियंता विनोद कुमार 10,000 की रिश्वत की मांग कर रहा है और उसके साथ ही 10,000 की रिश्वत की मांग को लेकर परेशान भी कर रहा है, जिसके बाद में एसीबी ने शिकायत के बाद सत्यापन कराया। सत्यापन में पुष्टि होने पर आज एसीबी टीम ने एएसपी महावीर सिंह के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम देते हुए ट्रैप की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और 4,000 की रिश्वत लेते हुए कनिष्ठ अभियंता विनोद कुमार, जो हाल में सांकड़ में पोस्टेड है, जिसे 4,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देकर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले में एसीबी अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। कल कोर्ट में आरोपी को पेश किया जाएगा। उसके साथ ही लगातार एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ भी कर रही है। लूनाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जालोर। झुंझुनू में एसीबी टीम ने भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करते हुए नरहड़ के एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया और वहीं इस प्रकरण में संलिप्त होने पर मंडरेला के नायब तहसीलदार अर्जुन राम को भी धर दबोचा गया है। दोनों ने भूमि का सीमा ज्ञान एवं खाता विभाजन करने की एवज में परिवादी से 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद सौदा 7,000 रुपए में तय हुआ। परिवादी ने एसीबी में शिकायत की, जिसका सत्यापन कर झुंझुनू एसीबी के एडिशनल एसपी इस्माइल खान के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस दौरान पटवारी भवानी सिंह को मौके पर ही रंगे हाथ पकड़ लिया गया। वहीं नायब तहसीलदार अर्जुन राम को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। एसीबी टीम आरोपियों के आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी ले रही है। ये परिवादी रणवीर सिंह जी है, उन्होंने रिपोर्ट दी कि साहब उनकी जमीन है, उसकी नफ्ती और खाता विभाजन के पटवारी भवानी सिंह रिश्वत के लिए परेशान कर रहा है। तो उस पर सत्यापन किया गया। सत्यापन करवाने पे आज 7,000 रुपये में पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है और इसमें नायब तहसीलदार मंडरेला की भी संलिप्तता पाई गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसी कड़ी में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई कर 3 जगहों पर 12 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया है। रिपोर्ट देखिए। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की ओर से कृषि भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाती रही है। इसी के तहत जोन 11 में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध कॉलोनियों के लिए किए गए निर्माण ध्वस्त किए। दस्ते ने करीब 12 बीघा कृषि भूमि से अतिक्रमण हटाकर अवैध निर्माण ध्वस्त किए। प्रवर्तन दस्ते ने कहां-कहां कार्रवाई को अंजाम दिया, इस पर जरा एक नजर डालते हैं। ग्राम मोहाना में करीब 3 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर कॉलोनी बसाई जा रही थी। बिना भू रूपांतरण कराए जगदम्बा नगर के नाम से कॉलोनी बसाने के लिए निर्माण किए गए। मिट्टी व ग्रेवल की सड़कें और अन्य अवैध निर्माण किए गए थे। अजमेर रोड पर ग्राम बगरू खुर्द में 7 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। राधा गोविंद नगर के नाम से कॉलोनी के लिए सड़कें और अन्य निर्माण किए गए। अजमेर रोड पर ही ग्राम सारंगपुरा बड के बालाजी के पास 2 बीघा भूमि पर थी कॉलोनी बसाने की तैयारी। रॉयल वाटिका के नाम से कॉलोनी के लिए बाउंड्री वॉल व कमरों का निर्माण कराया जा रहा था। प्रवर्तन दस्ते ने तीनों जगहों पर कॉलोनियों के लिए किए गए निर्माण ध्वस्त कर दिए। 3 नवीन अवैध कॉलोनी का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की है। एक मोहाना के पास में, एक बगरू खुर्द में, एक सारंगपुरा में। ये कुल 12 बीघा कृषि भूमि के ऊपर नवीन अवैध कॉलोनियाँ जेडी की
बिना अनुमति और अनुमोदन के नवीन अवैध कॉलोनियाँ कृषि भूमियों के ऊपर ही बसाई जा रही थी, इनका पूर्णतः ध्वस्तीकरण किया है। नवीन अवैध कॉलोनियाँ हमारे जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत हमने ले रखा है। वर्ष 2019 से लेकर के आज तक हमने 659 नवीन अवैध कॉलोनी का ध्वस्तीकरण सुनिश्चित किया है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की ओर से की गई कार्रवाई में आए खर्च की वसूली भी भूमि के हितधारकों से वसूली जाएगी। साथ ही बिना भू रूपांतरण कराए कृषि भूमि पर कॉलोनी बसाने के मामले में राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। इसके तहत जेडीए जल्द भूमि के खातेदारी अधिकार निरस्त करने के लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजेगा। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और वहीं झालावाड़ के पॉक्सो कोर्ट 2 ने नाबालिग से रेप मामले में दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश महावीर प्रसाद गुप्ता ने फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गए थे। कई महीने तक युवक ने लड़की के साथ रेप किया था। पुलिस ने मामला दर्ज होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने केस की पैरवी की और 19 गवाह 24 दस्तावेज के आधार पर दोषी गोलू उर्फ आफताब को आजीवन की सजा मिली है। और खबर झालावाड़ के काली सिंध से है, जहां मुंडेरी में एक युवक नहाने के दौरान पानी में डूब गया। जानकारी के मुताबिक युवक बजरंग लाल पिता की मौत के बाद नवी के कार्यक्रम में आया था और स्नान करने के दौरान गहरे पानी में चला गया। काफी देर नजर नहीं आने के दौरान पुलिस को फिर सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुट गई। और वही धौलपुर के दियोहली थाना इलाके के मरैना कस्बे में बदमाशों ने फायरिंग कर पीएनबी बैंक से 4 लाख रुपए लूट लिए और बैंक से लूट के बाद भागते समय इन बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस के साथ मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी है, जिसके बाद इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अन्य फरार बदमाशों की अब तलाश में जुटी है। सभी पार्षद वहाँ बैठे थे, सबसे एक एक बात सुनी है और लिखी भी है हमने कि उनकी क्या समस्या है वो भी हमने नोट करी है। उनकी समस्या का भी समाधान होगा, ऐसा नहीं सभी पार्षदों की समस्या का समाधान होगा और नंबर 1 पे आने के लिए हम सबके सब प्रयास करेंगे। धौलपुर में बाड़ी कस्बे के राजकीय पीजी कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। अनशन शुरू करने से पहले छात्र छात्राओं ने शहर के गांधी पार्क में विद्यार्थी परिषद के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया। कॉलेज छात्रों का आरोप है कि उनके कॉलेज से जुड़ी विभिन्न मांगों और मूलभूत समस्याओं को लेकर वो पिछले 3 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। कई बार उपखंड और जिला प्रशासन के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी दिए गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई है। ऐसे में उपखंड कार्यालय के ठीक बाहर अनशन शुरू किया गया है। चित्तौड़गढ़ के डुंगला का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुद ही बीमार हो गया है। सीएमएचओ ने चिकित्सा अधिकारी को सीएचसी किराए के भवन पर संचालित कराने के निर्देश दिए हैं। सीएचसी में 250 मरीजों का रोजाना आउटडोर है और हर महीने करीब 60 प्रसव भी कराए जाते हैं। मरीजों और उनके परिजनों की जान खतरे में बनी रहती है। डुंगला सीएचसी में आयुर्वेद अस्पताल भी संचालित है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुंगला का जो उपखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है, काफ़ी पुराना बना हुआ है और लगभग 30 साल पुराना है। तो ये जर्जर हो गया और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा इसका सर्वे किया, उसके आधार पर अभी ये उपयोग में लेने लायक नहीं है और उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया। तो उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था जब तक नई बिल्डिंग में उसके लिए निर्देश प्रदान किए। उसके लिए अभी हम इतनी बड़ी संस्था है, उसके लिए बड़ा भवन भी ढूंढ रहे हैं। जल्दी ही इसके लिए नई वैकल्पिक व्यवस्था करके वहाँ हम अस्पताल चलाएंगे जब तक नया भवन तैयार नहीं होता। राजकीय चिकित्सालय के लिए जो जर्जर अवस्था में था, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं
तो हम अच्छी जगह व्यवस्थित रूप से जहाँ पे स्थापित किया जा सके उसका चिन्हीकरण कर रहे हैं, और इसके बाद में जो भूमि आवंटन की प्रक्रिया वो भी साथ में शुरू कर रहे हैं। और फिलहाल के लिए मेरे साथ फाइनल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।